चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। परम पिता परमेश्वर से माता पिता सभी को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण गहरा सांस लेते हुए हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल, दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। अब जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो सब कैमरा ऑन करेंगे। और आज अपना जिनके पास सिलेबस है पहले तो वो लोग हैंड रेज करें। जिनके पास सिलेबस है वो हैंड रेज करें, क्योंकि आज सिलेबस रीड कराएंगे। जिनके पास सिलेबस है, मधु जी सिलेबस है आपके पास है? अलका जी ठीक है, जी मैम। ठीक है, जिनके पास है वो स्टार्ट करेंगे पढ़ना। क्या स्टार्ट करेंगे मैम? अपना जो सिलेबस है इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है, देखिए फर्स्ट पेज, वहां से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। योग के सिद्धांत, मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत, WHO के अनुसार आदर्श जीवन शैली, योग द्वारा आरोग्य, महर्षि चरक योग अवधारणा, भगवत गीता के अनुसार योग की अवधारणा, विष्णु पुराण के अनुसार योग की अवधारणा, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव, स्वस्थ मनोविकास के लिए अभ्यास एवं प्रक्रिया, अल्प बुद्धिमत्ता व मानसिक विकार में भेद, स्वस्थ मानसिक संतुलन के उपाय, मानसिक स्वास्थ्य में मेडिटेशन की उपयोगिता। ठीक, अब स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जी पढ़ेंगे पैराग्राफ। जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ेंगे, योग के सिद्धांत से पढ़ेंगे। जी मैम। योग के सिद्धांत, जिस तरह कार्डियो या दूसरी एक्सरसाइज करने से पहले आप शरीर को वार्म अप करते हैं, वैसे ही योग की शुरुआत भी मांसपेशियों को ढीला करके ही की जानी चाहिए। मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाले सामान्य आसन से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे कठिन आसन की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी शरीर पूरी तरह से लचीला होता है और सही तरीके से संतुलन बना पाते हैं। कसरत की तरह ही
योग के पहले भी शरीर को वार्म अप करना और लचीला बनाना जरूरी है। आसन है फायदेमंद कसरत। योग के आसन किसी भी दूसरी कसरत की तरह ही आपके लिए फायदेमंद है। अलग अलग तरह के आसन आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों की मांसपेशियों में खिंचाव लाते हैं और उसका तनाव कम करने में मदद करते हैं। आसन बहुत अहम योग सिद्धांत है क्योंकि यह पूरे शरीर में रक्त संचार को सुचारू रखने में मदद करता है और रीढ़ से लेकर जोड़ों तक की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। इतना ही नहीं, योगासनों के अभ्यास से तनाव कम होता है क्योंकि यह शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव बढ़ाता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। प्राणायाम। योग का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्राणायाम है। इसमें सांस लेने की खास तकनीक के जरिए मन को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और मन को मानसिक शांति का अनुभव होता है। संतुलित आहार। सिर्फ योग के आसनों का अभ्यास ही काफी नहीं है, बल्कि योग के सिद्धांत में आहार को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। पौष्टिक व संतुलित आहार आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है और आपको स्वस्थ रखता है। जब आप स्वस्थ रहते हैं तभी एकाग्रचित होकर सही तरीके से योगाभ्यास कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। पॉजिटिव सोच। योग सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखने की तकनीक है। तभी तो इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ही पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देना है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी कमजोर और मजबूत पहलुओं को समझ पाते हैं और योग का नियमित अभ्यास से आप अपने आप को अनुशासित करने में भी सफल होते हैं। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीक के जरिए योग सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का काम करता है। मैम और आगे पढ़ो। बस अब रुकेंगे जी। ये हमने क्या देखा, सबसे पहले योग के सिद्धांत कि योग के जो सिद्धांत है, योग कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, माइंड में कैसे काम करता है, या हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे वर्किंग में आता है। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं स्टार्टिंग में, जहां सिद्धांत दिए हुए हैं कि पहले हमें कुछ योग की शुरुआत करने से पहले कुछ ऐसे योग करें जिससे वार्म अप बोलते हैं ना। वार्म अप का मीन्स क्या होता है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल मोड में आ जाए, जो हमारे जॉइंट्स हैं वो ओपन हो जाए। वार्म अप क्यों करते हैं? हाथों को घुमा रहे, या सूक्ष्म भी बोल सकते हैं। सिर को घुमाया हमने, नेक रोटेट किया, शोल्डर रोटेट किए, अपनी फिंगर्स को कॉन्टेक्ट किया, एक्सपेंड किया, या फिर हमने अपने हिप जॉइंट्स को मूव करा दिया, जो हमारे नी जॉइंट्स है उनको अप डाउन करा दिया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा वार्म अप का पार्ट है। तो वार्म अप करने से क्या होगा कि हम योग करने के लिए, आसन करने के लिए, प्राणायाम, जो भी योग के अंदर हम करना चाहते हैं उसके लिए मेंटली हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, और फिजिकली भी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाती है और मेंटली भी। कि जैसे मान लो सुबह हम लोग उठे तो सडन हमारी बॉडी योग करने के लिए तैयार नहीं होती, तो पहले हमने जब वार्म अप कर लिया 5 to 10 मिनट्स, आफ्टर दैट वी कैन रेडी फॉर asanas and other practices related to yoga। तो ये क्या है कि जब हम ये क्या कर रहे हैं कि सुबह उठकर या शाम को जब भी करेंगे तो पहले थोड़ी देर हमें 5 to 10 मिनट्स वार्म अप करना है। उसके बाद क्या करना है, आसन है फायदेमंद कसरत। इसको सिंपल सा समझ लें कि आसन क्या है। आसन एक होता है कि हम लोग जिम जाते हैं, तो जिम और योग में क्या अंतर है? जिम और योग में ये अंतर है कि जिम में हम जबरदस्ती करके अपने मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, मतलब जितनी हमें नीड भी नहीं है। ठीक है, हमने क्या सोच रखा है, हमें अपने मसल्स ग्रो करने हैं, तो हम अपने फैट को, कहाँ का मसल्स, हाथ के मसल्स को बढ़ा रहे हैं और पेट के मसल्स को कम कर रहे हैं। और फिर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी करने के लिए हमारे लिए जरूरी है नहीं है, बट एट एनी हाउ वी हैव टू लूज आवर वेट। बस हमें अपना वेट लूज करना है, तो बस हम किए जा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इट डजंट मैटर। वहां क्या देख रहे हैं हम लोग कि बड़ी जो हैवी मशीन्स है उनका हम यूज कर रहे हैं टेक्निकल फॉर्म में। दूसरा क्या है
एक तरफ हम पसीना निकालना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ किसी भी जिम, शायद ही कोई ऐसा जिम हो, सब में क्या लगे हुए, एसी लगे हुए। तो आपको अपने आप से नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी जब वर्कआउट करेगी तो पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग होने से पहले ही, मतलब एक तरफ वर्कआउट कर रहे हैं, दूसरी तरफ एसी है, तो पहले ही हम क्या कर रहे हैं कि अपनी बॉडी के साथ एक मजाक कर रहे हैं कि बॉडी का जो नेचुरल सिनेरियो है उसको हम पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसीलिए जिम में क्या होता है कि जब आप जिम को छोड़ते हैं, विद इन 1 और 2 मंथ्स के बाद आप फिर अपनी स्टेज में आ जाते हैं। और योग में क्या है, योग में आप कुछ भी करेंगे तो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी माइंड सब हील हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, कभी भी कोई यौगिक सेंटर, योगा सेंटर जो अच्छे होंगे, फैन हो सकते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता है, लेकिन एसी नहीं लगे हुए। और एसी लगे हुए हैं अगर आसन करते समय, तो फिर ये सही नहीं है। अगर ऐसा है तो सही नहीं है, क्योंकि जिस समय जिस चीज की बॉडी को नीड है, मान लो पसीना निकाल, आप सबको पता होना चाहिए, यदि एक स्वस्थ व्यक्ति जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहे, या आप अपने बच्चों के लिए करो, योग हो या कोई गेम हो, किसी की बॉडी से डेली 20 मिनट्स स्वेटिंग हो जाए, पसीना निकल जाए, वो ऐसा बच्चा या कोई व्यक्ति पूरे जीवन ना फिजिकली ना मेंटली कभी बीमार नहीं हो सकता। अब की जनरेशन क्यों बीमार हो रही है? पहले क्या होता था, लोग खाते भी अच्छा थे, फिर धूप है तो धूप में भी चल ले रहे हैं, परिश्रम की बात आई तो परिश्रम भी अच्छा कर लिया। अभी क्या है कि हम खाते बहुत अच्छे हैं, लेकिन डाइजेस्ट करने के लिए एसी लगा हुआ है आराम से, ठीक है? तो फिर हमारे शरीर से कुछ जो हमने एनर्जी ली है, कंज्यूम की है, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म में जो चीज निकलनी चाहिए तो वो निकली नहीं बॉडी से, ठीक है? तो इसलिए क्या हो रहा है कि आज के टाइम हम बीमार हो रहे हैं। और बीमारी का कारण क्या है, जब हम गर्मी होती है तो एसी कूलर यूज कर रहे हैं, कूलर तक ठीक है, एक ठीक समय पर यूज करें, और जब ठंड होती है तब क्या करते हैं, रूम हीटर लगा लेते हैं। इसका मतलब हुआ ना तो हम ठंड के समय बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं वेदर के साथ, ना गर्मी के समय मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर बीमारियों का होना नेचुरल है, रोगों का होना नेचुरल है। कितना भी आपके पास सुविधाएं हो, लेकिन ध्यान रहे सुविधाएं तब तक अच्छी हैं जब तक आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े। यदि सुविधाओं से आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगे तो योग अलग हो जाएगा, ये केवल पढ़ने का विषय रहेगा, बाकी बीमारियों को आवाहन आप खुद ही कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, ये हम लोग कब ये बात कर रहे थे आसन के संदर्भ में कि आसन हमें क्यों फायदा करता है, और जिम और आसन या जिम और योग में क्या अंतर है। तो जो हमने आसन की बात की, तो आसन में क्या है, पहले हमने वार्म अप कर लिया, फिर आसन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे शरीर से स्वेटिंग होनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, ठीक है? तो जब आसन करें तो थोड़ा फैन ऑन करें, बहुत गर्मी है, लेकिन ऐसी कोई चीज एसी कूलर मत चलाएं ताकि हमारे से स्वेटिंग हो जाए, उसको स्वेटिंग होने में हम कोई बाधक तत्व ना बने। दूसरा, आसन कब फायदा करता है, कब आसन का बेनिफिट मिलता है, जब आसन की प्रैक्टिस के बाद, योग की प्रैक्टिस के बाद हमें क्या करना है, यूरिन पास आउट करना है। एक स्वेटिंग से हमारे टॉक्सिन्स बाहर गए, दूसरा यूरिन से पास आउट। यूरिन जब पास आउट करते हैं तो हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स थे वो यूरिन से पास आउट होते हैं। जब दोनों तरफ से हमारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकल गए, एक स्वेटिंग से और एक हमारे दूसरा किससे निकले, हमारे यूरिन से, तो ये दोनों चीजें जैसे ही पास आउट होंगी तो आप देखेंगे पूरा दिन आप हेल्दी मूड में। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फायदा मिलेगा पर थोड़ा सा मिलेगा, बहुत नहीं मिलेगा। दूसरा, आसन का चुनाव कैसे करना है, अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने रोग के अनुसार और मौसम के अनुसार, ठीक है? ठंड होगी तो वो आसन करने हैं जिनसे हमारे शरीर में गर्मी बढ़े, और गर्मी होगी तो वो आसन करेंगे जिनसे हमारे शरीर में गर्मी कम हो। मेरी बात क्लियर है सबको, हमने क्या बोला है अभी, ठीक है? ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर तब हमें करना है। ऐसा नहीं कि बस हम जो कर रहे हैं बस भेड़ चाल की तरह बस किए जा रहे हैं, जैसे होता है ना, हमने बस जो सीख लिया वही किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इन चीजों को ध्यान में रखकर करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। फिर इसमें नेक्स्ट, इसमें नीचे लिखा हुआ है
कि योग आसनों के अभ्यास से तनाव कम होता है क्योंकि ये शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव बढ़ाता है। आपके 4 हार्मोन हैं, आप एक की नोट्स में लिखिए, किसी दिन अगर हो गया तो आपको एक मेंटल हेल्थ की स्लाइड है, वो आपको यहाँ ग्रुप में शेयर करेंगे या तो लास्ट क्लास में उसे शेयर करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी। मीन्स मनोविज्ञान में 4 हार्मोन्स है। कौन कौन से? पहला फर्स्ट हार्मोन है डोपामाइन, जिसे डोपामिन भी बोलते हैं। डोपामिन, डोपामिन क्या है? हमारा हमें अच्छी नींद लाने में सपोर्ट। डोपामिन जो हार्मोन है वो अच्छी नींद लाने में हमें सपोर्ट करता है, हैप्पी हार्मोन। फिर इसके बाद सेकेंड हार्मोन है हमारा एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एंडोर्फिन क्या कर रहा है? पेन किलर का काम कर रहा है हमारी बॉडी में। किसका काम कर रहा है? पेन किलर। एक मिनट, एंडोर्फिन क्या कर रहे हैं हमारे बॉडी में? पेन किलर का काम कर रहा है। मीन्स जैसे हम हेडेक हो रहा है या स्टमक में पेन हो रहा है या शोल्डर में पेन हो रहा है, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, टूथ हो रहा है, दांतों डाल रहे, तो हम क्या करते हैं? कोई पेन किलर लेते हैं और पेन, जैसे हमने पेन किलर लिया, थोड़ी देर के बाद विदिन 2 आवर में आपका पेन रिलीफ हो गया। ऐसे जो एंडोर्फिन हार्मोन है ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी अपने आप से रिलीज करती है। और ये हमारे कहाँ से रिलीज हो रहा है? एंडोर्फिन हार्मोन हमारा जो है ये भी हमारे ब्रेन से ही रिलीज हो रहा है। पहला वाला भी ब्रेन से रिलीज हो रहा है, नर्वस सिस्टम से, ये भी वहीं से। एंडोर्फिन हार्मोन क्या करता है कि जो हमारा जहां पेन है, जहां समस्या है, वहां हमें अपने आप फीलिंग आएगी कि इस चीज को हम नेचुरल फॉर्म में ठीक कर सकते हैं। ये फीलिंग तब आती है जब हम सही से नियमित योग अभ्यास करते हैं। तो एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा और थोड़ी देर के बाद आपके शरीर में जहां समस्या है वहां वो अपने आप हील हो जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बैठे, पानी की थपकी दी, डीप ब्रीदिंग की, शांत होके बैठ गए, हेडेक दूर हो गया। ये सब क्या है? एंडोर्फिन हार्मोन काम कर रहा है। तो ये तब होता है जब आपका मेंटल लेवल आपका स्ट्रांग है। तो मेंटल लेवल कैसे स्ट्रांग हुआ? जब आपने आसन करते समय प्रिकॉशन लिए हुए कि आसन करते समय हमारी बॉडी से स्वेटिंग भी हो, यूरिन भी पास आउट करना है, और जो भी आसन को परफॉर्म कर रहे हैं उसमें श्वासों के रिदम को मेंटेन करना है। हमने हाथ ऊपर उठाए हैं तो श्वास लिए, हाथ नीचे झुकाया है तो श्वास छोड़िए। हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो श्वास लिए, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो श्वास छोड़िए। इतनी अवेकनिंग पोजीशन के साथ जब आप योग की प्रैक्टिस करते हैं तब आपको योग के 100% बेनिफिट फील होता है। अदरवाइज फिर क्या होगा? आपको लगेगा हम 3 ईयर से योग कर रहे हैं, हमें कोई रिलीफ ही नहीं मिला। जो व्यक्ति सही ढंग से योग को 3 to 6 मंथ कर ले, वो व्यक्ति शारीरिक तौर से, मानसिक तौर पर पूरी तरीके से निरोगी हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो ये हमने कुछ योग के संदर्भ में बात की। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राणायाम। सॉरी, इसी में भी 2 हार्मोन्स वाला, एक है ऑक्सीटोसिन, पहला था डोपामिन, दूसरा था एंडोर्फिन पेन किलर। डोपामिन फील गुड हार्मोन जो अच्छी नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंडोर्फिन पेन किलर है जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर तीसरा है, थर्ड है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं। वो कब रिलीज होता है? आपने देखोगे इस समय हम लोगों के जीवन में सब कुछ है, लेकिन किस चीज की लैकिंग है? पहले हम लोगों के पास कुछ हो नहीं हो, लोग बड़े लोगों से या कुछ लोगों से मिलते थे तो लोग सिर पर हाथ रख दिया या एक शब्दों से ही बोल दिया सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या, जो ये वेव थे, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब प्रेम वाली फीलिंग आपको किसी से मिलती है, जैसे ही आप अपने बच्चे को अपने हार्ट से टच कराते हैं, ये कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। जैसे ही आप जानवर को पैम्परिंग करते हैं उसके हेड पर, उसके बैक पर, तो कौन आपका हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन।
एनिमल में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, आपके अंदर भी ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। तो जैसे जो प्रेम वाला हार्मोन हमारा रिलीज होता है, वैसे ही हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी तरीके से रिकवर शुरू हो जाती है। अभी लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी मानसिक रूप से स्वस्थ है। क्यों है? क्योंकि आपकी सुविधाएं आपको आराम दे सकती है, पर शांति नहीं दे सकती। सुविधाएं क्या दे सकती है? आराम दे सकती है शरीर का, लेकिन शांति नहीं दे सकती। शांति आपको प्रेम से ही मिलेगी, सहयोग से ही मिलेगी, अच्छी वर्डिंग से मिलेगी। ये सब प्रेम का हिस्सा है। ये एज अ ह्यूमन बीइंग एनर्जी से एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये एनर्जी आपको पशु पक्षियों, नेचर में भी पेड़ पौधों के साथ ट्रांसफर करेंगे, वहां पे भी ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब रिलीज होता है? जब हम किसी को प्रेम देते हैं और उससे हमें प्रेम मिलता है। तो ये क्या है? ये हमें पूरी तरीके से स्वस्थ होने में सपोर्ट करता है, हेल्दी होने में सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, ये जो 4th नंबर का हार्मोन है, ये कहां से रिलीज हो रहा है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, बड़ी आंत से। तो ये हार्मोन हमारा क्या कर रहे हैं? ये हार्मोन, जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन है, ये हमारा 95% लार्ज इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, 5% हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। यदि हम भूख से अधिक भोजन करें, हाँ बोलेगी ये जो शारदा जी। ऑक्सीडेशन में हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? हार्ट, ठीक है, हार्ट। तो जो सेरोटोनिन हार्मोन है हमारा, ये क्या है? 95% हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है। तो यहाँ क्या है कि जब हम लोग भूख से अधिक भोजन करेंगे, भूख से अधिक भोजन करेंगे, तो 95% जो सेरोटोनिन हार्मोन ब्रेन को एनर्जी देने वाला था, वो क्या करेगा? वो भोजन को पचाने में एनर्जी देगा। इसीलिए जो लोग अधिक भोजन करते हैं उनका माइंड वीक हो जाता है। जो लोग अधिक भोजन करते हैं उनका ब्रेन स्ट्रांग नहीं होता। ठीक क्यों नहीं होता है? साइंटिफिकली क्या है कि जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो उनके अधिक भोजन को पचाने में ही एनर्जी रिलीज कर देता है, जबकि सेरोटोनिन हार्मोन किसको एनर्जी देता? ब्रेन को देता। 95% में 5% भोजन पचाने में लगा था, बाकी एनर्जी ब्रेन को देता। लेकिन भोजन अधिक करने के कारण सेरोटोनिन हार्मोन 95 किस में लग गए, एनर्जी किस में लग गई? भोजन को डाइजेस्ट करने में लग गई। तो यदि हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो भूख जितनी हो उतना भोजन करें, या भूख से थोड़ा कम भोजन करें। तो ये जो चारों हार्मोन्स यदि आपके साइकोलॉजिकल हार्मोन्स प्रॉपर वे में रेगुलेट हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं, वर्किंग में हैं, इट मीन्स वी आर physically, mentally, socially, then spiritually fit and fine. चलिए अब देखते हैं हम लोग प्राणायाम के बारे में समझते हैं। योग का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम को क्या बोलते हैं? वाइटल एनर्जी, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को बूस्टअप कौन करता है? हमारा प्राणायाम करता। प्राणायाम क्या है? प्राण जो शक्ति है हमारी, जो श्वास ले रहे हैं, ये क्या है? प्राण शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति जीवित है, कोई भी व्यक्ति जीवित है, तो उसका इसका मतलब है कि उसके अंदर प्राण तत्व है, तभी वो जीवित है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जीवित है वो स्ट्रांग भी है। मेरी बात क्लियर है? जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जीवित है वो स्ट्रांग भी है। स्ट्रांग का मतलब मजबूत भी है। तो प्राण को मजबूत है, स्ट्रांग कौन करता है? प्राणायाम। जब प्राण को किससे के द्वारा स्ट्रांग किया जा सकता है? प्राणायाम के द्वारा। तो ये प्राणायाम कैसे वर्किंग में आए जो हमें स्ट्रांग करेगा? जब हम सीधे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू बी सिटिंग राइट पोस्चर, मींस हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। सेकंड क्या है? क्योंकि जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी तो क्या होगा? आप हमें सही सुन पाएंगे और सही ढंग से मेरी बात को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। क्योंकि ब्रेन का कनेक्शन किसके साथ है? स्पाइन के साथ। स्पाइन मैसेज ले जाती है। अभी हमने आपसे कुछ कहा तो ये क्या हुआ? स्पाइन ने मेरी बात का मैसेज आपके ब्रेन को दिया। ब्रेन ने डिसाइड किया कि मैम की बात को यस बोलना है कि नो बोलना है।
तो ब्रेन ने जो डिसीजन लिया वो मैसेज दोबारा किसको दिया, मोटर नर्व्स के थ्रू स्पाइन को दिया। स्पाइन के पास जो ब्रेन का मैसेज आया है उसी के थ्रू हमारी बॉडी ने रिएक्शन किया है। तो हमने पूछा कि आसन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जस्ट आपने रिप्लाई किया यस। हमने कहा आसन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो आपने बोला ये आंसर रॉन्ग है, तो नो। तो ये सब कहाँ से हो रहा है, जब आप सीधे बैठे हैं तो स्पाइन आपका हमारी बात को सुनकर सही मैसेज ब्रेन को दे रही है, ब्रेन स्पाइन को दे रहा है, तो आप सही तरीके से हमें सुन पाएंगे और मेरी बात को समझकर रिप्लाई करेंगे। और जो लोग झुक कर बैठे होते हैं ना, तो वो कभी आपको सही सुन पाते हैं और ना कभी आपको सही बात का सही रिप्लाई दे पाते। तो प्राणायाम कैसे फायदा कर रहा है, पहले हमें सीधे बैठना है, दूसरा कोशिश करना है कि अपनी जो श्वास है, जब हम श्वास ले रहे हैं इनसाइड या आउटसाइड छोड़ रहे हैं, तो श्वास हमें डीप ब्रीथिंग करना है, गहरा श्वास लेना है धीरे धीरे, कि श्वास हमारा नाभि तक, नेवल तक जाए और फिर धीरे धीरे हमें श्वास को छोड़ना। जो व्यक्ति नेवल ब्रीथिंग करना सीख जाते हैं प्राणायाम के थ्रू, वो अपने स्वास्थ्य को 4 डायमेंशन में अकॉर्डिंग टू WHO ठीक करता है। 4 डायमेंशन कौन से, फिजिकल, मेंटल, सोशल देन स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज, कुछ बाउंस तो नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसी में हमारा संतुलित आहार। चलिए, संतुलित आहार क्या है, हमारी डाइट, कि डाइट हमारी जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो डाइट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कई बार लोगों को लगता है जब हम महंगे सामान खरीदते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का संबंध महंगे और सस्ते सामानों से नहीं है, स्वास्थ्य का संबंध हमारे शरीर की क्षमता और ठंड के समय कौन सा भोजन ले, गर्मी के समय, बारिश के समय कौन सा, इस पर डिपेंड करता है। कई बार बारिश का समय है तो हम बादाम ले रहे हैं, बारिश का समय है हम काजू ले रहे हैं, तो ये सब क्या एसिड बढ़ा देगा पूरी बॉडी में। ठंड का समय है तो बिल्कुल लाइट डाइट ले रहे हैं, ठंड में क्या लेना, हैवी डाइट ले रहे हैं। गर्मी के समय वो डाइट लेना है जिसमें वाटर इंटेक अधिक हो, बारिश के समय वो डाइट लेना है जिसमें जो हैवी भी ना हो और वाटर इंटेक भी कम हो, वो चीजें हमें बारिश के मौसम में लेनी है। तो ये सब क्या है ध्यान रखना है, जो भी हम सब्जियां लें, फ्रूट्स लें, वो कैसे लेने हैं, मौसम के अनुसार। अभी क्या हो गया है, एक पैटर्न आ गया है कि ठंड के समय लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम ये कुछ बहुत स्पेसिफिक कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि पहले ही श्रिंक हो रहे हैं हमारे लंग्स जो, और फिर इस समय हम आइसक्रीम बहुत ठंडी चीजें खाएंगे तो ये हार्मफुल है। फिर दूसरा क्या है कि कोई भी फ्रूट किसी भी मौसम में आ जा रहा है, कोई भी सब्जी किसी भी मौसम में आ जा रही है, तो हम लोगों को क्या लगता है अदर मौसम में जो चीजें मिल रही वो महंगी हैं तो हम खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का मीन्स है जो मौसम के अनुसार सस्ती चीजें हो, मौसम की हर चीज सही रेट पे होती है, तो मौसम के अनुसार जो चीजें अवेलेबल हैं वो हमें लेना है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। दूसरा, स्वास्थ्य के संदर्भ में जब संतुलित आहार की बात करते हैं तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि भोजन जब करें जब अच्छी भूख लगे, जब रियल भूख लगे। एक भूख कैसी होती है, मम्मी खाना खा रही है इसलिए हम खाना खा रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं तो हम खाना खाने जा रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, हस्बैंड भोजन कर रहे तो भोजन कर ले जाए, शादी पार्टी में आए तो भोजन कर ले जाए, अच्छा काम जल्दी खत्म हो जाए तो भोजन कर ले। पेट का इससे संबंध नहीं है, पेट का संबंध है जब आपको रियल में भूख लगी हो तब भोजन करें, क्योंकि जब रियल में भूख लगी होगी तो आपका जो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, वो आपके भोजन को, और आपका फायर एलिमेंट वर्किंग में नहीं होगा उस टाइम पे आपने जो भी भोजन या लिया है वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं, ठीक है। तो आहार के संबंध में अच्छे और महंगे आहार से मतलब नहीं है, मौसम के अनुसार हमारा भोजन हो, फ्रूट्स वेजिटेबल हो, और मौसम के अनुसार ही हमें क्या करना है कि अच्छी भूख लगने पर भोजन लेना है।
दूसरा, भोजन करते समय बहुत पानी पीना है, क्योंकि जब आप पानी बहुत पी लेंगे तो ये वही हो जाएगा जैसे हवन कुंड में आग जल रही, अग्नि जल रही हो और आप उस पर जल छिड़क दें, तो क्या हो जाएगा, अग्नि शांत हो जाएगी। ऐसे ही भोजन करते समय हमारे पेट की अग्नि जलती है और आपने उस पर पानी पी लिया तो अग्नि शांत हो गई, तो जो भोजन 4 घंटे में पचना था वो 16 घंटे में भी नहीं पचेगा। क्लियर? वो भोजन 16 घंटे में भी नहीं पचे। इसलिए भोजन करते समय हमें क्या करना है, पानी नहीं लेना है, 1-2 घूंट पीना है पी ले, लेकिन अधिक नहीं पीना, कम से कम आधे घंटे के बाद फिर आराम से पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये क्या है, क्योंकि हम सीधा सीधा पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में नाम तो ध्यान रखते हैं क्या क्या है, पर वो कैसे काम करता है ये कभी ध्यान नहीं रखते। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो नाम है या जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो हमारी लाइफ में कैसे वर्किंग में आता है, उसको ध्यान में रखना है। भोजन के संबंध में 3 चीजें हैं। पहला, ईमानदारी के पैसों से भोजन कमाया गया, या ईमानदारी के कमाए हुए पैसों से भोजन बनाया गया, भोजन की व्यवस्था हो। फिर भोजन को प्रेम पूर्ण स्थिति में बनाया गया, फिर शांत मना स्थिति में खाया गया। ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम है। ऐसा भोजन हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन का काम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, टीवी चल रही है, भोजन कर रहे हैं, कोई भी बातें कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, कुछ कर रहा है, हम भोजन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, भोजन के साथ टॉक्सिन्स ले रहे हैं। तो जब भोजन करें तो शांत मना स्थिति में, मानसिक संतुलन में, तब भोजन, तो वो भोजन एज अ मेडिसिन काम करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पॉजिटिव सोच। जब आपने आसन ठीक ढंग से किए हैं, प्राणायाम, नेवल ब्रीदिंग किए, डीप ब्रीदिंग किए, डाइट आपने ठीक ली है, सात्विक डाइट ली है, सही समय पर डाइट ली है, डाइजेस्ट हो गया है आपका भोजन, इन सब बातों का ध्यान रखा है, तो फिर आपकी सोच कैसी होगी, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। आप जितना चाहे मेडिटेशन कर लें, यदि भोजन आपका अच्छे ढंग से प्रेम से नहीं बना है और मन से, शांत मन से नहीं खाया है, तो आप 10 साल मेडिटेशन करिए, कोई लाभ नहीं। क्योंकि जब तक आपका जो भोजन है वो शांत मना स्थिति से आपने नहीं लिया है, तो हमारी सोच कैसी है, जैसा भोजन है, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए पहले ध्यान कहाँ देना है, अपने भोजन पर, फिर हमारा पॉजिटिव जो सोच है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, थॉट पैटर्न है, वो नॉर्मल वर्किंग है। तो अब हम लोग इसमें नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव सोच है, तो वो जब हमने आसन, प्राणायाम, संतुलित आहार, पॉजिटिव सोच फिर क्या है, वो उसमें हमारा जब मेडिटेशन करेंगे तो यहाँ काम करेगा। और पॉजिटिव सोच में जरूरी नहीं कि आप मेडिटेशन करें, पॉजिटिव सोच का मीन्स हो गया कि जब आप जीवन के प्रति पूरी तरीके से सकारात्मक है। सकारात्मक का मीन्स आपको हर समय जीवन लगता है कि इसको अच्छे ढंग से जीना है, दूसरों से शिकायतें ना हो, तो आप समझ लें आपका दिमाग ठीक है। जब जब आपको दूसरों से शिकायतें हों, ग्रजेस हों, तो आप समझ लेना आपका दिमाग ठीक नहीं है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये बोल रहे हैं, ठीक है। कई बार हम लोग ये इसलिए बोल रहे हैं ना, हम लोग ऐसे सोचने लगते ना, वो खराब, ये खराब, सब खराब, तो इसका मतलब कोई खराब नहीं। कौन खराब है, हम खराब है। तो पहले ट्रीटमेंट अपना करना है, ठीक है, क्योंकि दूसरों की ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, अपना ट्रीटमेंट करना है। तो जैसे ही आपको दूसरों में कुछ कमियां नजर आने लगे, बस अपना ट्रीटमेंट करने के लिए स्टार्ट हो जाइए कि हमें अपना ट्रीटमेंट पहले करना है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड का पार्ट है। अभी हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड का मीन समझते हैं कि बस वो गलत, ये गलत, उसको सुधारने में लगे। कोई गलत नहीं, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, और हम लोगों ने अपने को छोड़कर पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका लिया है, ठीक है। इसीलिए दूसरे सुधरे नहीं और हम बिगड़ गए, दूसरे सुधरे नहीं और हम बिगड़ गए। ठीक, लोग बोलते हैं ना कि इनको सुधारते सुधारते तो हमारे ही जीवन खराब हो गया, तो इतना सुधारने की जरूरत क्या थी। कोई गवर्नमेंट ने तो कहा नहीं था कि इनको सुधार करिए, हम कोई प्राइज देंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारी सोच का हिस्सा है कि हमें कैसे अपनी चीजों को समझना है। और जितना हम स्वस्थ होंगे उतना ही हमारी जो फैमिली है वो स्वस्थ होगी।
और हमारा दायित्व कहाँ तक है? एक हम स्वस्थ हो, हमारी फैमिली स्वस्थ हो, तीसरा हमारा प्रोफेशन अच्छा। 3 चीजों पे हमने काम कर लिया तो ईश्वर ने हमें जिस लिए मनुष्य बनाया था, मनुष्य होने का काम पूरा कर लिया। इसके आगे जो करवाना होगा ईश्वर को वो करवा लें। ठीक, चलिए ठीक है। जब अपना स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक, कॉन्फिडेंस लेवल अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने से ही बढ़ता है। दूसरों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? खराब हो जाएगा। ठीक, तो दूसरों पर ध्यान नहीं देना, अपने पर काम करना। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं पाश्चात्य अवधारणा। जो भी रीडिंग कर रहे थे प्लीज नाउ कंटिन्यू। जी मैम। पाश्चात्य अवधारणा। पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार मानसिक आरोग्य को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या है। पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यह मानव जीवन के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन द्वारा मानसिक जगत का ही अध्ययन किया जाता है तथा यह मानव के व्यवहार जगत तक ही सीमित रहता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में यह मान्यता है कि शरीर की क्रिया से ही मन क्रियाशील होता है। उसमें मन को स्वतंत्र सत्ता नहीं माना गया है, बल्कि मन को साधारण मानसिक प्रक्रियाओं के ज्ञान का साधन माना गया है। मन को कंप्यूटरवत यंत्र माना गया है। उसमें वस्तु प्रत्यक्ष के आधार पर ही वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को वास्तविक ज्ञान माना गया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन को मस्तिष्क की एक क्रिया या कार्य माना गया है और क्रिया के अतिरिक्त मन का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मानसिक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए मन को प्रसन्न रखने को कहा गया है। और आगे कंटिन्यू करें मैम? अभी आगे करेंगे। मनोविद स्टेंज के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य उस सीखे हुए व्यवहार से अधिक कुछ भी नहीं है जो कि सामाजिक रूप से अनुकूल है और जो व्यक्ति को जीवन का पर्याप्त रूप से सामना करने की क्षमता देता है। पीवी ल्यूकन के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो स्वयं सुखी है, अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहता है, अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है और इन आधारभूत कर्तव्यों को करने के बाद भी जिसमें इतनी शक्ति बच जाती है कि वह समाज के हित में कुछ कर सके। कार्ल मेनिंगर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम प्रभावशीलता एवं सहजता के साथ वातावरण एवं उसके प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ मानव समायोजन, एक संतुलित मनोदशा, सजग बुद्धि, सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार और प्रसन्नचित बनाए रखने की क्षमता है। अतः मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के विश्वस्त गुणों की स्थितियों को परिभाषित करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज से समायोजन कर सकता है। वह संतुलित मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है जिससे विभिन्न परिस्थितियों में वह एक श्रेष्ठ व्यवहार कर सकता है। समाज के साथ समायोजन करने के लिए व्यक्ति को सामान्य होना आवश्यक है। सामान्य तथा असामान्य के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में आज भी आम सहमति नहीं है। एक समाज में सामान्य माने जाने वाली व्यवहार शैली दूसरे समाज में असामान्य मानी जा सकती है। किसी भी समाज में संस्कृति, परिस्थिति तथा काल के अनुसार सामान्य और असामान्य की संकल्पनाएं बन जाती है। उसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि किसी कार्य में प्राप्त क्षमता तथा परिणामकारिता यदि मनोविज्ञान की दृष्टि से भी सामान्य मानी जाए। सामान्य को समझने के लिए हमें आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अर्थों को समझना आवश्यक है। अब एक देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य का मीन्स है मन का स्वास्थ्य।
मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है कि मन में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं और उन रोगों को कैसे ठीक किया जाए। ये सब किसके अंदर आता है? मनोविज्ञान के या मानसिक स्वास्थ्य के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य जगत है, वो क्या करते हैं? वो किसको मानते हैं? केवल मन को, केवल मन ही वहां है। जैसे यहाँ पर हम लोग आत्मा है, चित्त है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो वहां मन को ही माना जा रहा है। तो वो मन को मानने से कुछ तो अच्छाइयां हैं, लेकिन सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं कि पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या कर रहा है, क्यों योग में मनोविज्ञान को शामिल किया गया। कि मनोविज्ञान क्या करता है? हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ इश्यूज को डायग्नोज करने में सपोर्ट। मनोविज्ञान क्या करता है? हमारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, मानसिक रोग हैं, उनको डायग्नोज करने में सपोर्ट करता है। लेकिन आज के टाइम पे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो एक जगह पर आकर फेल हो गए। कहाँ फेल हो गए हैं? अब उन्हें भी लगने लगा है कि मानसिक स्वास्थ्य में या मनोविज्ञान के द्वारा मानसिक रोगों को डायग्नोज तो किया जा सकता है, लेकिन इन्हें क्योर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? मान लो एक व्यक्ति है, वो लगातार लंबे समय से एंजाइटी में है। अब जब आप डायग्नोज कराने गए तो डायग्नोज हो गया कि इस पर्सन को एंजाइटी है या सीवियर स्ट्रेस है या सीवियर डिप्रेशन है, ये डायग्नोज में आ गया। अब क्या हो रहा है? जो हमारे जितने भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो सब दवाएं दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं मेडिसिन? कि बहुत गहरी नींद आ जाए। बहुत गहरी नींद आने के लिए क्या उसमें डाल रहे हैं? ड्रग्स यूज हो। ये ड्रग्स क्या करते हैं? आपके डिप्रेशन को नहीं दूर करते, आपको जो 6 घंटे की नींद लेते हैं वो 16 घंटे में कन्वर्ट करते हैं। जब आप 16 घंटे सो जाएंगे जाकर और फिर उठेंगे तो दवाओं का प्रभाव इतना होगा कि आप जग तो गए हैं किसी तरह से, लेकिन बॉडी 100% एक्टिव नहीं होती। यदि आपने देखा होगा किसी को ऐसे, तो ये क्लियर सिम्टम है। तो इसका मतलब हुआ कि वो लोग डायग्नोज करने के बाद दवाएं कैसे दे रहे हैं? वही एलोपैथिक दवाएं हैं जिनमें सीवियर ड्रग्स पड़े हुए हैं जो आपको नींद लाने में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन केवल नींद लाने के सपोर्ट से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। तो अभी पिछले जब से ये योग दिवस मनाया गया या 20 सालों से बाबा रामदेव जी ने बहुत काम किया इस पे, और भी संत महापुरुषों के काम चल रहे हैं। योग क्या कर रहा है कि कैसा भी मानसिक स्वास्थ्य हो, वहां पर यदि हम डेली आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे जो 4 हार्मोन्स थे साइकोलॉजिकल, कौन कौन से थे? डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। ये चारों हार्मोन्स रिलीज होते हैं योग करने से। तो ये जब चारों हार्मोन्स योग करने से रिलीज होंगे तो क्या होगा? आपको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मनोरोग नहीं। ठीक, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी कहाँ फेल हो गई है? मन के रोगों का ट्रीटमेंट करने, मन के रोगों को डायग्नोज करने में सफल है, लेकिन रोगों को ट्रीट करने में असफल है। योग सफल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग कल बात करेंगे इसके आगे। आप एक बार अपना सिलेबस पढ़ लेंगे और जो ये हम लोग ने क्लास अभी पढ़ी है इसको रिकॉर्डिंग में सुनना हो तो आप सुन लेंगे। चलिए, अब सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, stretch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।